लेक्चर 51 करूं मैं तेरा सजदा। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भाव्या और वृषांक कितने दिनों बाद मिलकर काफी सुकून में थे, जिसमें उन दोनों ने ही एक दूसरों को अनकहा इजहार तो कर ही दिया था कि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए कुछ तो है। वही वृषांक ने भाव्या को अपना पहला गिफ्ट दिया, जिसे लेकर भाव्या काफी खुश हो गई और उसे गले लगा लिया। अब आगे कार में दोनों ही एक दूसरे को छेड़ते हुए जा रहे थे, जिसमें दोनों को ही मजा आ रहा था। कुछ ही देर में कॉलेज भी आ गया, जहां हमेशा की तरह वृषांक पहले ही उतर गया। अंदर दोनों मुस्कान और अनूप से मिले। मुस्कान वृषांक को देख खुश हो गई और उससे गले लगते हुए पूछा, अरे भाई कहाँ थे आप इतने दिन? फिर भाव्या को छेड़ने के इरादे से बोलती है, कोई आपको कितना मिस कर रहा था पता है। जिसे सुन भाव्या को तो खांसी ही आ गई। वही वृषांक भी मुस्कान का इशारा समझ गया। ये सुन वृषांक भी मुस्कुरा दिया तो भाव्या मुस्कान को आंखें दिखाने लगी, जिसे देख मुस्कान हंस दी। सब बैठकर बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मातृछाया में आज आहाना फिर से आई थी लड़कियों को कुछ सिखाने। वही विशाल तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, तो वो भी अपने मास्टर को लेकर उसी समय पहुंच गया ताकि आहाना से मिल सके। वो जैसे जैसे आहाना की तरफ बढ़ रहा था, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। पता नहीं क्या कशिश थी आहाना की आंखों में, जिसे विशाल चाहकर भी कभी दूर नहीं हो पाता था। शायद उसे आहाना से प्यार हो गया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? समाज इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। यही सब सोचते सोचते वो आहाना के पास आ गया। उसे देख तो मानो विशाल की धड़कन, जो अब तक किसी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही थी, अचानक से बंद पड़ गई हो। विशाल तो आहाना को देखते हुए जैसे सांस तक लेना भूल गया था। आज आहाना ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, जो उसके गोरे चेहरे को और आकर्षक बना रहा था। ऊपर से आंखों में काजल और माथे पर बिंदी में तो वो इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहें इस वक्त विशाल को आहाना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी, जिसे विशाल अपने पास सबसे छिपाकर रखना चाहता था। उसके मन में इस वक्त बस यही चल रहा था, तेरी काली आंखों से जींद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जल उठ जाए ये जहां छुट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा। वहीं आहाना की नज़र भी विशाल पर जब पड़ी तो उसे भी ना जाने क्यों, लेकिन विशाल को देख बहुत अच्छा लगा, तो वो मुस्कुराते हुए विशाल की तरफ बढ़ गई, जिसे देखना चाहते हुए भी विशाल के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। आहाना आते ही विशाल से पूछती है, अरे विशाल जी आप यहाँ? तो विशाल अपने होश में आते हुए कहता है, जी वो मैं यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़ों के डिजाइनर मिस्टर भरत को लेकर आया हूँ, ताकि वो यहाँ की लड़कियों को कुछ सिखा सके, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जिसे सुन आहाना को काफी अच्छा लगा कि विशाल लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। वही विशाल को बस आहाना को निहारने में ही बिजी था कि तभी वहां माया आ जाती है और विशाल को देख कहती है, विशाल जी मिस्टर भरत जी लड़कियों की क्लास ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आपको जरूरी काम हो तो आप जा सकते हैं, वो अपने आप चले जाएंगे। ये सुन विशाल को तो बहुत दुख होता है, उसके तो सपने ही टूट गए कि वो यहाँ उन्हें ले जाने के बहाने आहाना के साथ कुछ वक्त बिता पाएगा, लेकिन अब तो ये भी नहीं हो सकता था। तो मन मार कर विशाल को वहां से जाना पड़ता है। वहीं उसके जाने के बाद माया आहाना से पूछती है, आहाना क्या आज तुम फ्री हो? जिस पर आहाना पूछती है, हाँ लेकिन क्यों? तो माया बताती है, यार मेरी शादी में अब कुछ ही दिन बचे हैं और मैंने अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं की है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम मेरी शॉपिंग में थोड़ी मदद कर देती। वो क्या है ना, मुझे अकेले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा और यहाँ आश्रम में किसी से कहना अच्छा नहीं लगेगा। जिसे सुन आहाना मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं, मेरा भी काम यहाँ हो गया है, तो चलो चलते हैं। जिसे सुन माया खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है चलो। ये बोल दोनों ही वहां से शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वही विशाल भी अपना उदास मन लेकर वहां से निकलने को ही होता है कि वो देखता है माया और आहाना खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही है। जिसे देख वो उनके पास जाकर अपनी कार रोकता है और पूछता है, अरे आहाना जी आप यहाँ? तो आहाना कहती है, जी वो हम शादी की शॉपिंग करने जा रहे थे, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो इतना ही बोल पाई थी कि विशाल को जोर से चीख निकल जाती है, क्या? जिसे सुन एक पल को माया और आहाना दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं विशाल को तो ऐसा लगा जैसे उसकी कोई सांसें ही छीन कर ले जा रहा हो। वो दोबारा से पूछता है, जी आपकी शादी होने वाली है, लेकिन अनवर जी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, अभी कल ही तो बात हुई थी उनसे। जिस पर आहाना कहती है, अरे नहीं डॉट 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 आप गलत समझ रहे हैं, शादी मेरी नहीं माया की है, उसे शॉपिंग जाना है तो हम भी साथ जा रहे हैं। ये सुन अब जाकर विशाल की सांस में सांस आती है और वो मुस्कुराते हुए माया से कहता है, बधाई हो माया जी आपकी शादी के लिए। जिस पर माया कहती है, जी धन्यवाद। तो विशाल कहता है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं आप लोगों को कहीं छोड़ सकता हूँ? जिस पर आहाना कहती है, अरे नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे। जिस पर विशाल कहता है, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आइए मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। जिस पर माया और आहाना आकर मान जाते हैं और आकर कार में बैठ जाते हैं। तो विशाल उनसे पूछता है, कहाँ जाना है आप लोगों को?
जिस पर माया कहती है जी ऐसी जगह ले चलिए जहां हमें शादी की सारी चीजें मिल जाएं। जिस पर विशाल कहता है ठीक है, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां आपको शादी से जुड़ी सारी चीजें मिल जाएंगी और वो भी अच्छे दाम में। ये बोल वो अपनी कार आगे बढ़ा देता है। कार में सब शांत थे। जहां माया अपने फोन में बिजी थी तो वहीं आहाना बाहर देखने में और विशाल विशाल आहाना को देखने में बैक मिरर से वो आहाना को देख रहा था। उसकी हवा से उड़ती जुल्फों को देख उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो और वो ऐसे ही आहाना को देखकर अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता था। कुछ देर में विशाल ने कार रोकी तो सबकी नज़र सामने गई, जिसे देख माया ने कहा रेहाना मार्केट। जिस पर विशाल कहता है जी यहाँ आपको आपके शादी की सारी चीजें मिल जाएंगी और वो भी अच्छे दामों में। ये बोल वो कार से बाहर निकल जाता है। उसे देख आहाना और माया भी निकल जाते हैं और विशाल के साथ चलने लगते हैं। वहीं विशाल को आया देख पूरी मार्केट काफी खुश हो जाती है और उससे मिलने लगती है, जिसे देख आहाना और माया दोनों ही हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सब विशाल को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। वहीं विशाल उन लोगों के चेहरे पर सवाल देख समझ जाता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, तो उनसे कहता है ये सब लोग मुझे इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है। मैं यही पला बड़ा हूँ, इसलिए ये सब मुझे जानते हैं। मैं पहले यही रहता था। ये सुन आहाना और माया को अब जाकर समझ आता है कि क्यों सब विशाल को देख खुश थे। वहीं वाशिल सबसे मिलकर आगे बढ़ जाता है। वहीं आहाना तो विशाल ही देख रही थी और अपने मन में कहती है कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं विशाल जी। वहीं विशाल एक दुकान के सामने आकर रुकता है जो कि रहमान जी की होती है। ये इस मार्केट की सबसे पुरानी दुकान थी और रहमान जी विशाल को अपने बेटे जैसा मानते थे। लेकिन विशाल की नौकरी जाने के बाद से वो उनसे मिलने नहीं आया था और अब इतने दिनों बाद यहाँ आया। वो ये सोच रहा था कि जाने क्या करेंगे रहमान चाचा। ये सोच वो दुकान के अंदर जाने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है कि तभी एक उड़ता हुआ चप्पल आकर विशाल को लगता है और एक आवाज़ है नालायक निकल जा यहाँ और अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। ये देख विशाल को डर ही जाता है। वहीं आहाना और माया भी ये देख दंग रह जाती है। जहाँ पूरा मार्केट विशाल को देख खुश है, वहीं ये दुकान वाला विशाल जी पर चप्पल बरसा रहा है। वहीं विशाल उन चप्पलों से बचते हुए कहता है अरे मामा मेरी बात तो सुन लो। जिस पर रहमान चाचा 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति बेहद ही शांत स्वभाव के सीधे व्यक्ति है, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये किसी की नहीं सुनते। उदाहरण तो सामने ही है। रहमान जी चिल्लाते हुए कहते हैं नालायक निकल जा यहाँ से। अब क्यों आया है यहाँ ये देखने की मैं जिंदा हूँ या मर गया? मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। वहीं ये नज़ारा पूरा मार्केट बाहर से देख रहा था और मुंह दबाकर हंस रहा था। तो एक आदमी ने कहा लो जी शुरू हो गई मामा भांजे की नोक झोंक। जिस पर दूसरा आदमी कहता है अरे तो क्यों नहीं होगी, भले ही विशाल उनका भांजा है लेकिन रहमान जी विशाल को अपने बेटे जैसा मानते हैं और जब तक वो यहाँ था हर चीज़ रहमान जी से पूछकर ही करता था। लेकिन जब नौकरी गई तो उसने इन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा, तो गुस्सा होना तो बनता है उनका। ये सब आहाना और माया खड़ी होकर सुन रही थी, जिसे सुन आहाना अपने मन में कहती है इसका मतलब विशाल जी की माँ एक मुस्लिम थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि विशाल की आवाज़ आती है अरे मामा मारना बाद में, पहले देख तो लो मैं किसके साथ आया हूँ, बेइज्जती किए जा रहे हो तब से। ये बोल वो सामने से हट जाता है तो रहमान जी की नज़र आहाना पर पड़ती है, जिसे देख वो शांत हो जाते हैं और आहाना की बढ़ने लगते हैं। उन्हें आहाना पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वो जाकर आहाना का देखने लगते हैं तो आहाना उन्हें देख आदाब करती है, जिसे देख रहमान जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं बेटा जी आपका नाम क्या है? जिस पर आहाना करती है जी आहाना। ये सुन रहमान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आहाना का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहते हैं अल्लाह तुम्हें सारी खुशियों से नवाजे मेरे बच्चे। चलो मेरे भांजे ने एक काम तो सही किया, मुझे इतनी सुंदर बहू जो ला कर दी। ये सुन आहाना और विशाल दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तो क्या होगा आगे और क्या जवाब देगी आहाना रहमान जी को? क्या उनसे मिलने के बाद आहाना के दिल में भी विशाल के लिए कुछ कुछ होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी, जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ लव एंड ट्रस्ट। 52 कुछ कुछ होता है। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भाव्या और विशाल के बीच अनकहा इजहार हो गया था। वहीं आश्रम में विशाल मिस्टर भरत को लेकर पहुंचता था, जो लड़कियों को कारगरी सिखाने वाले थे ताकि वो लोग भी अपना कारोबार शुरू कर सके। वहीं माया अपने शादी की शॉपिंग के लिए आहाना को पूछा, जिस पर जाने के लिए मान गई तो विशाल ने उन्हें लिफ्ट दी और रेहाना मार्केट ले गया। अब आगे रहमान जी के आहाना को बहू कहे जाने से आहाना और विशाल दोनों ही हैरान थे। दोनों ही रहमान जी के ऐसा कहने से एक दूसरे को देखने लग गए थे। वही विशाल तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था भगवान करे मामू जो आपने बोला वो सच हो जाए तो मुझसे खुशनसीब इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर विशाल को ना चाहते हुए भी रहमान जी को कहना पड़ता है अरे मामू ये आपकी बहू नहीं है, ये दोनों मेरी दोस्त हैं और इनकी शादी है जिसकी शॉपिंग करने ये यहाँ आई हैं, तो मैं इन्हें यहाँ ले आया बस।
ये सुन रहमान जी कुछ उदास हो जाते हैं, वही ना जाने क्यों लेकिन आहाना को भी थोड़ी उदासी महसूस होती है। अभी उसे इस बात का कारण नहीं पता था तो रहमान जी आहाना से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, माफ़ करना मेरे बच्चे, मुझसे गलती हो गई। जिस पर आहाना बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं अंकल, बड़ों के हाथ छोटों के सामने हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। जिसे सुन रहमान जी खुश हो जाते हैं और उसकी बलाइन लेते हुए कहते हैं, अल्लाह रहम करे तुझ पर मेरी बच्ची, आपके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। ये सुन आहाना मुस्कुरा देती है। वही विशाल तो बस आहाना को ही देखे जा रहा था और मन में कहता है, तुम इतनी प्यारी हो, कोई कैसे ना पड़ जाए तुम्हारे प्यार में। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे रहमान जी का आवाज़ आती है, अरे नालायक, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जा जाकर अपनी मामी से मिले, वो बहुत याद कर रही थी तुझे। और माया और आहाना को खुशी खुशी अंदर ले जाते हुए कहते हैं, आओ बच्चों। फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे वो असलम, इन बच्चियों के लिए दुकान का सबसे अच्छा वाला लहंगा दिखाना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बच्चियां हमारे लिए बहुत खास हैं और हाँ, जल्दी से जाकर चाय समोसे लेकर आ। जिस पर असलम कहता है, जी मालिक। वही विशाल अपनी मामी से मिलने चला जाता है। इधर रहमान जी आहाना की खूब खातिरदारी कर रहे थे, जिसे देख आहाना को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो कहती कुछ नहीं क्योंकि रहमान जी उसे बहुत आदर भाव से देख रहे थे। जिसके बाद माया और आहाना दोनों शॉपिंग में व्यस्त हो जाती हैं। वही विशाल भी अपनी मामी से मिलकर आ जाता है तो देखता है दुकान के आगे काफी लोग हैं और सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, जिसे देख विशाल समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। वो आकर दुकान पर बैठ जाता है। वहीं आहाना की नजरें तो ना जाने क्यों लेकिन विशाल को ही ढूंढ रही थी। वो विशाल से ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन ना जाने क्यों लेकिन उसका आसपास होना आहाना को सेफ फील कराता था। लेकिन जब विशाल काफी देर तक नहीं दिखाई दिया तो वो कुछ बेचैन सी होने लगी कि तभी उसे विशाल आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई। जिसे रहमान जी ने देख लिया और अपने मन में दुआ करने लगे, या अल्लाह, मुझे तो यही बहू चाहिए अपने बच्चे के लिए। वही जैसे ही विशाल दुकान में आकर बैठा तो सब एक एक करके उसे कुछ ना कुछ सामान आकर देने लगे, जिसे देख आहाना कंफ्यूज हो गई कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही रहमान जी ने जब आहाना के चेहरे पर ये भाव देखा तो उसके पास जाकर बैठ गए और कहने लगे, मुझे पता है तुम क्या सोच रही ना कि ये लोग विशाल को इतना कुछ क्यों दे रहे हैं। जिस पर आहाना रहमान जी को देखने लगती है, जिसे पूछ रही हो क्यों। तो रहमान जी कहते हैं, क्योंकि बेटा ये बच्चा इन सबक रखवाला है। जिसे सुन आहाना को कुछ समझ नहीं आता तो रहमान जी आगे बताते हैं, 3 साल पहले ये मार्केट सरकार तोड़ रही थी और उसे अपने कब्जे में ले रही थी। तब इस बच्चे ने दिन रात एक करके सरकार से अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया और शर्त रखी गई कि ये मार्केट यहाँ से नहीं हटेगी, हाँ चाहे तो इसका सुंदरीकरण सरकार कर सकती है। जिस पर सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उन्हें तो अपने रेवेन्यू से मतलब था। तो इस तरह ये लड़का सबका रखवाला बन गया। लेकिन उसने इस काम की बहुत बड़ी कीमत चुकाई, इसे इसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी और अपने हाथ नहीं फैलाए। ये सब आहाना बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे तो आज विशाल का एक अलग ही रूप जानने को मिला था। वो भी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन विशाल की तरफ खींच रही थी, उसे विशाल की अच्छाई भा रही थी। उधर सबसे गिफ्ट लेने के बाद विशाल आकर रहमान जी के साथ बैठ जाता है, जिसे देख रहमान जी गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहते हैं, तो कैसा चल रहा है आजकल, तुझे नौकरी मिली कि नहीं, वरना कल से काम पर आ जाना। जिस पर विशाल कहता, नहीं मामू, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई। जिसे सुन रहमान जी कहते हैं, अरे तुझे किसी की नौकरी करने की जरूरत ही क्या है, इतना बड़ी दुकान है मेरी जिसे संभालने वाला कोई नहीं है। ये सब आज नहीं तो कल तेरा ही होने वाला है, तो तू क्यों नहीं संभालता इसे। जिस पर विशाल कहता है, मामू प्लीज यार, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं ना। जिसे सुन रहमान जी कहते हैं, ठीक है नहीं करता। फिर अपना मुंह इधर उधर करते हुए पूछते हैं, वैसे तेरा बाबा कैसा है। जिसे सुन विशाल उनकी चुटकी लेते हुए कहता है, क्यों आपको फिक्र हो रही उनकी। जिस पर रहमान जी साफ इनकार करते हुए कहते हैं, मुझे क्यों फिक्र होगी उसकी, मैं अभी भी उससे गुस्सा हूँ, वो मेरी बहन को लेकर भागा था, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। जिस पर विशाल कहता है, अब बस भी करो मामू, मुझे सब पता है। जिस पर रहमान जी पूछते हैं, तुझे क्या पता है। तो विशाल कहता है, मामू मुझे सब पता है, उनकी किसी ने मदद की थी भागने में, घर के पीछे का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था किसने खोला था, मुझे माँ ने सब बताया था। ये सुन रहमान जी हड़बड़ा जाते हैं और हकलाते हुए कहते हैं, ये तू क्या बकवास कर रहा है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, तू कुछ भी बोल रहा है। वहीं इन दोनों की बातें आहाना भी सुन रही थी और इन दोनों की नोक झोंक देख मुस्कुरा रही थी। वही विशाल भी कहता है, अरे मामू अब बस भी करो, मुझे सब पता है, अब मुझसे छिपा कर क्या फायदा। जिस पर रहमान जी भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अच्छा ये सब अपने नानू को मत बताना वरना वो मेरी क्लास लगा देंगे। वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है, अरे बेटा ये बाल धूप ने सफेद नहीं किए हैं, मुझे शुरू से ही पता था।
ये आवाज़ सुन रहमान जी और विशाल दोनों ही हैरान हो जाते हैं, या यूं कहो डर ही जाते हैं, और डरते डरते ही पीछे मुड़ते हैं तो सामने एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है जिस पर उसकी ढलती उम्र साफ पता चल रही थी। हाथ में छड़ी लिए हुए वो आगे आता है और उसी छड़ी से रहमान जी को मारते हुए कहता है, नालायक, मुझे तो शुरू से ही पता था कि तूने ही रहीमा की भागने में मदद की थी, लेकिन मैं सब कुछ जानकर भी चुप रहा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी कल्याण पसंद था। ये सुन रहमान जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो फिर आपने उसे ढूंढने को क्यों कहा था? जिस पर वो कहते हैं, क्योंकि मुझे समाज को भी तो दिखाना था, उस वक्त तो हालात ही ऐसे थे। खैर वो सब छोड़, चल मुझे मेरे नाती से मिलने दे। ये बोल वो विशाल के पास चले आते हैं और उसका चेहरा हाथ में लेते हुए कहते हैं, कैसा है मेरा बच्चा, कितना दुबला हो गया है, सही से खाना नहीं खाता क्या? जिस पर विशाल कहता है, नहीं नानू खाता हूँ, आप कैसे हैं? जिस पर वो कहते हैं, ठीक हूँ, बस अब इसी आस में जिंदा हूँ कि जल्दी से तेरी शादी होते देख लूँ। जिस पर ना चाहते हुए भी विशाल की नज़र आहाना पर चली जाती है जो कि उसे भी देख रही थी। उसे देखते हुए विशाल कहता है, कोई बात नहीं नानू, बहुत जल्दी ही आपको ये सुख भी मिल जाएगा। जिसे सुन ना जाने क्यों लेकिन आहाना कुछ शर्मा सी जाती है। वहीं रहमान जी तो ना जाने कब से इन दोनों की आंखों की गुस्ताखियां देख रहे थे और अपने मन में कहते हैं, ये दोनों भले ही कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन कुछ कुछ तो होता इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। काफी देर बातें करने के बाद माया और आहाना की शॉपिंग भी खत्म हो जाती है तो विशाल उन्हें वहां से चलने को कहता है और सब लोग विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते विशाल की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पर पड़ जाती है जिसे देख अपने आप ही विशाल को आहाना का ख्याल आ जाता है तो वो मुस्कुराते हुए उस साड़ी को आहाना के लिए ले लेता है और सब वहां से निकल जाते हैं। वहीं उन्हें जाते देख रहमान और उनके अब्बू देखते रहते हैं तो अब्बू कहते हैं, ना जाने कब वो दिन आएगा जब मैं इसकी शादी देख पाऊंगा। जिस पर रहमान जी जाती हुई कार को देखते हुए कहते हैं, अब्बू अल्लाह के कर्म से वो दिन बहुत ही जल्द आएगा। वहीं कार में विशाल और आहाना दोनों ही एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहे थे। जहां विशाल को तो अपने एहसासों के बारे में पता कि वो आहाना से प्यार करने लगा है, वहीं आहाना अभी भी इस बात से अनजान थी। उसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो विशाल की तरफ खींची चली जा रही है। यही सब सोच सोचते आश्रम आ गया जहां विशाल ने माया को उतारा और आहाना को छोड़ने के लिए निकल गया। अब इस वक्त कार में दोनों ही थे। माहौल कुछ अजीब हो चला था जिसे हटाने के लिए विशाल ने रेडियो ऑन कर दिया और दोनों रेडियो पर चल रहे गीत में खोकर एक दूसरे के बारे में सोचने लगे और इन्हीं सब सोच में न जाने कब आहाना का घर भी आ गया। वो उतर कर वहां से जाने लगी तो विशाल ने उसे रोकते हुए कहता, आहाना जी। जिसे सुन आहाना रुक गई और पलटते हुए कहा, जी विशाल जी बोलिए। तो विशाल बड़ा डरते हुए वो साड़ी का पैकेट आहाना को देखते हुए कहता है, ये डॉट डॉट ये आपके लिए। जिसे देख आहाना उसे देखती विशाल इस वक्त काफी डरा हुआ था कि पता नहीं आहाना इस चीज को कैसे लेगी, कहीं वो इसे गलत ना समझ ले। वहीं आहाना तो विशाल की मासूमियत ही देख रही थी और उससे कहती है, थैंक यू विशाल जी, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। जिस पर विशाल कहता है, ये डॉट डॉट ये मैं नहीं दे रहा, ये तो मामू ने दिया है आपके लिए, आप पहली बार आई थी बस इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा। जिसे आहाना तुरंत पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है, कितना भोला है ये, इस तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। ये सोच वो मुस्कुरा देती है और वो पैकेट लेते हुए कहती है, ठीक है गुड नाइट। ये बोल वो मुड़ जाती है और मुस्कुराने लगती है। वही विशाल भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। आज दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग तो आ ही गई थी, बस अब देखना ये है कि ये रिश्ता कहाँ तक जाता है। जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ लव एंड ट्रस्ट। चैप्टर 53, मुसीबत या मौका। अब आपने पढ़ा कि कैसे विशाल आहाना और माया को लेकर उनकी शॉपिंग कराने रेहाना मार्केट गया था, जहां आहाना को विशाल का एक अलग ही रूप देखने को मिला और अब कहीं ना कहीं आहाना के दिल में भी विशाल के लिए कुछ तो होने लगा था। अब आगे विशाल आहाना को गिफ्ट देकर वहां से तुरंत निकल जाता है। वहीं आहाना भी उसे जाते हुए देखते रहती थी और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। उसे भी विशाल का साथ अच्छा लगने लगा था। वो विशाल के बारे में सोचते हुए ही अंदर चली जाती है और जाकर विशाल के साथ बिताए पलों के बारे में सोचने लगती है। उसे रहमान जी बात याद आती है कि उन्होंने क्या कहा था विशाल के जाने के बाद। कुछ देर पहले विशाल अपने मामी से मिलने चला गया था और अब रहमान जी और आहाना अकेले थे क्योंकि माया तो शॉपिंग में बिजी हो गई थी। तो रहमान जी आहाना से पूछते हैं, तो बेटा अपने बारे में कुछ बताओ। जिस पर आहाना उन्हें अपने बारे में बताती है तो रहमान जी उसे ही देख रहे होते हैं और अचानक ही उससे पूछ लेते हैं, बेटा तुम्हें विशाल कैसा लगता है। जिसे सुन आहाना तो मानो शौक ही हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बात का क्या जवाब दे। जिस पर रहमान जी भी उसके दिल की हालत समझते हुए कहते हैं, माफ़ करना मेरे बच्चे, मैंने ऐसे यूं सीधा ही पूछ लिया क्योंकि मैं मेरे बच्चे को खुश देखना चाहता हूं और मुझे तो उसे देखते ही पता चल गया था कि वो तुम्हें लेकर कुछ तो महसूस करता है, बस इसीलिए तुमसे पूछ लिया। जिस पर आहाना कहती है, अंकल जैसा आप सोच रहे हैं हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं तो उनसे सिर्फ 2 या 3 बार ही मिली हूँ और मुझे नहीं लगता है जो आप कह रहे हैं वो सही है। जिस पर रहमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मैंने उसे
अपने सामने बड़ा होते हुए देखा बहुत ही छोटी उम्र में। उसकी माँ चल बसी थी, जिसके बाद उसके पापा ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। लेकिन विशाल को एक माँ की ज़रूरत थी, जिसलिए उसने अपना पूरा बचपन यही बिताया है। मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, मेरी अपनी तो कोई संतान ही है, इसलिए मैं उसे अपने बेटे जैसा पाला है। इसलिए मैं बता सकता हूँ कि उसके मन में कब क्या चल रहा है। और सच कहूँ तो मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी में तुम आ जाओगी तो उसकी ज़िंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा। मुझे पता है वो बहुत अकेला है, हम सबके सामने खुश होने का नाटक करता है जिससे हमें दुख ना हो। लेकिन सच कहूँ तो उसकी झूठी हंसी देख मुझे और ज़्यादा दुख होता है। और जब आज मैंने उसे तुम्हें देखते हुए पाया तो उसके चेहरे पर मैंने आज सच्ची मुस्कान देखी। इसीलिए मैं ये तुमसे पूछ बैठा। मुझे माफ़ करना बेटी अगर मैंने तुम्हें असहज कर दिया हो तो। वर्तमान में आहाना यही सब सोचते हुए खुद से कहती है, क्या जो रहमान जी कह रहे थे सच है? मतलब विशाल जी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें क्यों नोटिस नहीं किया? और ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हमारी मुलाकात तो कितनी खराब रही थी, फिर वो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? लेकिन न जाने क्यों आहाना ये जानकर कि विशाल उसे पसंद करता है, उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, जिसे सोच वो अपना चेहरा छिपा लेती है। वही विशाल तो अभी अपने खुमारी से बाहर नहीं आ पाया था। वो भी आहाना के बारे में सोच रहा था और उसके साथ बिताए पलों को महसूस कर रहा था। उसे तो आज रहमान जी की कही बात याद आ गई जब उन्होंने कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आहाना उनकी बहू है। ये सोचते ही विशाल का चेहरे खिल उठा था और वो अपने आप से कहता है, काश मामू की ये बात सच हो जाए और आहाना और मैं ये सोचते ही उसे अपने दिल में गुदगुदी से होने लगती है और वो मुस्कुराने लगता है। वो अभी अपने ख्यालों में ही घूम था कि तभी उसका फ़ोन बजता है, जिस पर उसके खबरी का नाम फ्लैश हो रहा था। जिसे देख वो खुद से कहता है, इतनी रात को ये खबरी क्यों फ़ोन कर रहा है? जिसे सोच विशाल तुरंत फ़ोन उठा लेता है और बोलता है, हाँ बोलो, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? जिस पर से उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुन विशाल शॉक हो जाता है और तुरंत अपनी कार रोक देता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वो सुन रहा है वो सब सच है। जिसे पक्का करने के लिए वो दोबारा उससे पूछता है, क्या जो तुम बोल रहे हो वो सब सच है? जिस पर उसका खबरी बोलता है, जी साहब सब सच है। ये सुन विशाल काफ़ी शौक था और कहीं ना कहीं परेशान भी, जिसके बाद वो उसे बाद में फ़ोन करने का कहकर कॉल कट कर देता है और तुरंत वृषांक को कॉल लगा देता है। उधर वृषांक सबके साथ डिनर करने की तैयारी कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा, जिस पर विशाल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसका फ़ोन देख वृषांक सोचता है, ये विशाल इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है? ऐसी भी क्या बात हो गई? वो फ़ोन उठाता है, वो कुछ बोलता उतने में उधर से विशाल की आवाज़ आती है, सर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। जिसे सुन वृषांक पूछता है, क्या बात है विशाल, कैसी मुसीबत? जिस पर विशाल कहता है, सर मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता, आप जल्द से जल्द ऑफिस आ जाएं, मैं आपका वहीं इंतजार कर रहा हूँ। ये बोल वो फ़ोन काट देता है। वही वृषांक सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी भी क्या परेशान हो गई कि विशाल इतना परेशान है। ये बोल वो सबके पास जाता है और कहता है, अंकल मुझे अभी अभी अपने मालिक का फ़ोन आया है, उन्हें कुछ परेशानियां आ गई है, मुझे अभी जाना होगा। जिसे सुन भाव्या परेशान हो जाती है और पूछती है, ऐसी क्या परेशान आ गई उन्हें कि तुम्हें इतनी रात तो वहां जाना पड़े? जिस पर वृषांक कहता है, पता नहीं, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। जिस पर भाव्या कुछ कहती उससे पहले भावेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं वृषांक, तुम्हें जाना चाहिए। जिसे सुन कुछ नहीं कह पाती तो वो कहती है, ठीक है चले जाना, लेकिन पहले खाना तो खा लो। जिस पर वृषांक कहता है, आकर खाता हूँ। ये बोल वो वहां से निकल गया। जिसे भाव्या सिवाय जाते हुए देखने के कुछ नहीं कर सकी। उधर वृषांक जल्दी से ऑफिस पहुंचता है तो देखता है विशाल वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। वृषांक आते ही उससे पूछता है, ऐसी कोई सी आफत आ गई विशाल जो तुमसे कल तक भी नहीं रुका गया? जिस पर विशाल कहता है, बात ही कुछ ऐसी है सर कि कल तक का वेट नहीं सकता था। वो लोग बात करते करते ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो वृषांक पूछता है, तो बताओ क्या बात है विशाल? जिस पर विशाल कहता है, सर आपको वो विकास नगर वाली जमीन याद है जिस पर अपने कॉम्प्लेक्स बनाने का सोचा था, जिसके लिए हमने उस जमीन के मालिक से बात भी कर ली थी। जिस पर वृषांक कहता है, हाँ तो उसका क्या? जिस पर विशाल कहता है, सर दरअसल उस जमीन पर बजाज की नज़र थी जिसे वो अपने काम के लिए लेना चाहता था, लेकिन उसने उसका दाम बहुत ही कम लगाया था, जिसकी वजह से उस जमीन का मालिक वो जमीन उसे देने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि उसका मालिक उस जमीन को किसी और को बेचने वाला है तो उसने यहाँ के लोकल गुंडे शंभू दादा से कहकर उस जमीन के मालिक की बेटी को उठवा लिया है और अब वो उस जमीन के बदले वो उस लड़की का सौदा कर रहा है। सर उसकी लड़की की शादी के लिए ही तो वो जमीन का मालिक उस जमीन को बेच रहा था, क्योंकि उसके पास उस जमीन के सिवाय और कुछ नहीं है। वही वृषांक तो उस गुंडे का नाम सुनकर ही चौंक गया था। उसे याद आता है कि ये शंभू उसके बॉडीगार्ड मार्क चमचा हुआ करता था कभी, और आज वो यहाँ का गुंडा बन गया है।
वही विशाल कहता है सर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जमीन के साथ साथ उस लड़की की इज्जत को भी खतरा है सर। जिसे सुन विशाल कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वो हल्के से मुस्कुराता है। जिसे देख विशाल को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बात है, तो विशाल पूछता है क्या बात है सर। जिस पर विशाल कहता है नहीं कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। तो विशाल कहता है सर तो क्या सोचा है आपने, हम क्या करें। जिस पर विशाल के गहरी सांस लेते हुए कहता है हम पहले तो मैंने सोचा था कि उसे कुछ दिन बाद यहाँ लाऊंगा, लेकिन लगता है इस बजाज को कुछ ज्यादा ही चुल मची है। तो ठीक है फिर चलो चलकर उसकी चुल का इलाज करते हैं। जिसे सुन विशाल को कुछ समझ नहीं आता कि विशाल कहना क्या चाह रहा है और कहाँ जाने की बात कर रहा है, लेकिन उसे पूछकर भी कोई फायदा नहीं था। उसे कुछ भी बताने वाला नहीं था, तो उसने भी नहीं पूछा और चुपचाप उसके साथ चल दिया। चैप्टर 54 शैतान गली। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशाल माया और आहाना को शॉपिंग कराने के बाद उन्हें घर छोड़ देता है। वहीं आज दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए कुछ तो होने लगा था। उधर विशाल जब अपने घर जा रहा था तो उसे उसके खबरी का फोन आया, जिसके बाद उसने तुरंत विशाल को ऑफिस आने को बोला और सारा माजरा बताया। जिसे सुन विशाल के एक शैतानी हंसी हंस उसे कहीं चलने को कहता है। अब आगे विशाल की बात सुन कुछ समझ ही नहीं पाता और अपने मन में कहता है ये आदमी कब क्या कहता है करता है, कुछ समझ ही नहीं आता अब इतनी रात में कहाँ जाने को कह रहा है। लेकिन ये बात वो अपने मन में ही कह सकता था, क्योंकि बड़े होने के बावजूद विशाल के अंदर विशाल से आंखें मिलाने तक की हिम्मत नहीं थी, तो वो भी चुपचाप उसके पीछे चल देता है। वही विशाल भी चुपचाप कार चलाने लगता है और देखते ही देखते वो लोग शहर के नॉर्थ साइड में आ जाते हैं। ये देख विशाल से अब नहीं रहा जाता और वो पूछता है सर हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। जिस पर विशाल कहता है कुछ देर रुको, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जिसे सुन विशाल अपने मन में कहता है फिर स्पेंस, ये इतना स्पेंस रखते हैं, किसी दिन में तो स्पेंस में ही मर जाऊंगा। कुछ ही देर वो लोग एक जगह आकर रुकते हैं जहां से कार आगे नहीं जा सकती थी, तो विशाल कार छोड़ आगे पैदल ही चलने लगता है। वही विशाल को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो पूछता है सर अब तो बताए हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर विशाल कहता है विशाल तुमने कभी शैतान गली के बारे में सुना है। जिसे सुन विशाल की तो सांसें ही अटक जाती है। उसने शैतान गली के बारे में सुन रखा था, उसे पता था कि ये ऐसा इलाका है जहां पुलिस दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, फिर चाहे वो मर्डर हो, किडनैपर हो या फिर कहीं से भागे हों। और यही नहीं, यहाँ पर एक फाइटिंग एरिना भी है जहाँ देश विदेश के फाइटर आते हैं और यहाँ मौत का खेल होता है, यानी जो एक बार खेल में ये मौत का खेल खेलने को तैयार हो जाता है, फिर उन दोनों में से कोई एक ही वापस आता है। वहीं ये सब याद करते ही विशाल की रूह तक कांप जाती है और वो विशाल से डरते हुए कहता है सर हम यहाँ क्या करने आए हैं। जिस पर विशाल कहता है अपने साम्राज्य का सेनापति लेने। जिसे सुन विशाल को कुछ समझ नहीं आता, तो विशाल कहता है विशाल हर साम्राज्य को जितनी जरूरत उसके राजा और मंत्री की होती है उतनी ही जरूरत उसके सेनापति की भी होती है, क्योंकि बिना सेना और सेनापति के कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, और हम यहाँ वही लेने आए हैं। जिसे सुन विशाल अपने मन में कहता है सेनापति, और यहाँ वो लोग बात करते करते फाइटिंग एरिना तक आ जाते हैं। तो विशाल से पूछता है तो सर कौन है वो जिसे हम लेने आए हैं। जिस पर विशाल अपनी शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहता है तुम मार्क को तो जानते ही होगे। विशाल का ये सुनना था कि ये सुन 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसे याद था कि मार्क कौन है और क्या कर सकता है। ये सोच वो अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। उसे याद आता है एक बार किसी ने विशाल राजशेखर पर हमला कर दिया था और तब वहां सिर्फ विशाल और मार्क ही थे। उस दिन मार्क ने उन सबको न सिर्फ मारा था, बल्कि उसी दिन उसने उस गैंगे के इलाके में जाकर उनके सरदार को भी मार दिया था। जिसके बाद से मार्क का खौफ इतना हो गया था कि पुलिस भी उससे तेज आवाज में बात करने से डरती थी, और जब वो विशाल के पीछे चलता था तो किसी की हिम्मत तक नहीं थी कि विशाल के पास भी आ सके। ये याद कर विशाल सोचता है शायद उसके मालिक के मरने के बाद उसने वो जॉब छोड़ दी होगी और यहाँ फाइटर बन गया। जिस पर विशाल से पूछता है अच्छा तो वो यहाँ फाइट करता है। जिस पर विशाल हंसते हुए कहता है नहीं विशाल, बल्कि वो इस जगह का बादशाह है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। ये सुन विशाल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है तो सर हम उसे कैसे मनाएंगे। जिस पर विशाल कहता है देखते जाओ। ये बोल दोनों ही एरिना में घुस जाते हैं। एरिना का नज़ारा बहुत ही डरावना था। जगह जगह शैतान से दिखने वाले लोग पहरा दे रहे थे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वहाँ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अपने पैसे फाइटर्स पर लगा रहे थे। वही रिंग का नज़ारा देखकर तो विशाल को उल्टी ही होने वाली थी, क्योंकि एरिना में एक 7 फीट का शैतान सा दिखने वाला आदमी जिसके शरीर पर अनगिनत टैटू उसके क्रूर होने का दावा कर रहे थे, एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था। रिंग में जगह जगह खून ही खून था, जिसे देख बाहर बैठे लोग और ज्यादा चिल्ला रहे थे, या यूं कहीं उन्हें खून देखने में मजा आ रहा था। वही विशाल की नज़र विशाल पर जाती, जिसे इन सब से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बड़े आराम से चलता हुआ उस फाइट के अनाउंसर के पास जाता है
और कहता है सुनो, जिस पर वो अनाउंसर उसे कोई बोली लगाने वाला समझकर कहता है बोली उधर लगती है, जिस पर वृषांत कहता है मुझे बोली नहीं लगानी है, जिसे सुन अब जाकर वो वृषांत की तरह देखता है तो पता है वहाँ कोई बच्चा खड़ा है, जिसे देख अनाउंसर कहता है बच्चे ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं, जिस पर वृषांत उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहता है मुझे मार्क से मिलना है, मुझे उसके पास ले चलो। जिसे सुन वो अनाउंसर को निशब्द होकर वृषांत को ही देखने लगता है, मानो कह रहा हो बच्चे तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो अनाउंसर हंसते हुए कहता है बच्चे मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन मास्टर कोई राह चलते आदमी नहीं है जिससे कोई भी मिल सकता है। अब यहाँ से निकलो क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिस पर वृषांत कहता है लेकिन मैं बिना मार्क से मिले नहीं जाऊंगा। वहीं विशाल की नज़र तो लगातार रिंग पर ही टिकी हुई थी, जहां वो शैतान सा दिखने वाला आदमी उस बेचारे आदमी को मारे ही जा रहा था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसमें अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है लड़ने के लिए। और वो शैतान उसे मारने के बाद उसे उठाकर रिंग के बाहर फेंक देता है, जिसे देख बाहर बैठे लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। ये सब देखकर तो विशाल की कहीं ना कहीं फट ही गई थी। वही वृषांत अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो मार्क से मिलने बिना नहीं जाएगा, जिसे देख वहां घूम रहे गार्ड्स देख लेते हैं कि कोई अनाउंसर को परेशान कर रहा है, जिसे देख वो लोग उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं अरे जैन कोई परेशानी है क्या। जिस पर जैन कहता है अरे यार ये बच्चा कह रहा है कि वो मास्टर से मिलना चाहता, मैंने मना किया लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। जिसे देख वो गार्ड्स वृषांत और विशाल की तरफ देखते हैं, जिसे देख विशाल की तो हवा ही टाइट हो जाती है। अब उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों वो वृषांत के साथ यहाँ आया। वही गार्ड वृषांत से कहता है बच्चे जब उन्होंने कह दिया कि तुम मास्टर से नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते, अब यहाँ से जाओ। जिस पर वृषांत कहता है लेकिन मुझे उनसे मिलना ही है। उसे जिद करता देख वो गार्ड्स भी अब गुस्से में आ जाते हैं और हल्के गुस्से से कहते हैं यहाँ से जाते हो या नहीं। जिसे सुन विशाल तो इतना डर जाता है कि उसे अपनी मौत सामने ही नजर आने लगती है। वो वृषांत से धीरे से कहता है सर प्लीज यहाँ से चलते हैं वरना ये लोग हमें चलने लायक तक नहीं छोड़ेगी। सर प्लीज, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, प्लीज सर चलते हैं यहाँ से। जिसे सुन वृषांत विशाल को घूरता है, जिसे देख विशाल चुप हो जाता है। वही वृषांत के दिमाग में कोई और प्लान बनता है और वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है ठीक है अब मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे मास्टर के पास, बल्कि तुम्हारे मास्टर खुद आएंगे मेरे पास। ये सुन सारे गार्ड्स यहाँ तक वो अनाउंसर भी हंसने लगता है और उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन जो मान जाए वो वृषांत कहाँ। वो वहां से निकल रिंग के पास आ जाता है। वही वो शैतान सा दिखने वाला फाइटर बाहर खड़े लोगों को ललकार रहा था। वही रिंग में खड़ा एक आदमी माइक पर कह रहा था है कोई और माइका लाल जो हमारे बेस्ट को चैलेंज कर सके। जिसे सुन वृषांत मुस्कुराने लगता है और विशाल से पूछता है विशाल तुम्हारे पास इस वक्त कितने रुपए हैं। जिस पर विशाल उसे नासमझी से पूछता क्यों सर, हम पैसे देकर मिलेंगे क्या उनसे। जिस पर वृषांत कहता है जितना पूछा है उतना जवाब दो। जिस पर विशाल कहता है सर 5-6 हज़ार होंगे। जिस पर वृषांत अपने जेब से 4 हज़ार निकाल कर देता है और पूछता है लखपति बनना चाहते हो। जिस पर विशाल को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछता है सर आप क्या बोल रहे हैं। तो वृषांत उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है ये पैसे लो और जाकर अगली फाइट पर लगा दो, और हाँ इस चूजे पर नहीं उसके अपोनेंट पर लगाना, समझे। 55 नया शैतान। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशाल और आहाना की नज़दीकियां बढ़ रही थी, जिसे याद कर विशाल काफ़ी खुश था कि तभी उसे उसके खबरी का फ़ोन आता है। जिसे सुन वो वृषांत को तुरंत ऑफिस आने को कहता है और सारा माजरा बताता है। जिसे सुन वृषांत पहले तो मुस्कुराता है, फिर उसे इस शहर के एक ऐसे इलाके में ले जाता है जहां पुलिस वाले तक जाने से डरते हैं, ताकि वो मार्क जो कि वृषांत के पिछले जन्म का बॉडीगार्ड था उसे वापस से ले जा सके। लेकिन उसके आदमी ने तो वृषांत को मिलने तक नहीं दिया। जिसे देख वृषांत गुस्सा जाता है और कुछ सोच मुस्कुरा देता है। अब आगे विशाल जब तक समझ पाता तब तक तो वृषांत आगे की तरफ बढ़ चुका था। जिसे देख विशाल की तो आंखें ही चौड़ी हो जाती है और दिल तो मानो कभी भी बाहर ही आ जाएगा। ये देखो तुरंत वृषांत को रोकते हुए कहता है सर ये आप क्या करने जा रहे हैं। जिस पर वृषांत बड़ी ही बेफिक्री से कहता है कुछ नहीं, ये लोग मुझे मार्क से मिलने नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर मैं उसे ही यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। ये सुन विशाल कहता है यूँ इस तरह लड़कर। जिस पर वृषांत कहता है तो और कोई रास्ता है तुम्हारे पास तो बताओ। ये सुन विशाल चुप हो जाता है, फिर कहता है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सुसाइड करने चले जाएं, हम कुछ और देख लेंगे। जिस पर वृषांत कहता है विशाल तुम्हें पता भी है मार्क कौन है और वो क्या है। जिस पर विशाल कहता है हाँ मुझे पता है कि वो वृषांत राजशेखर का बॉडीगार्ड था और काफी खतरनाक भी, लेकिन सर आप जो करने जा रहे हैं उससे भी तो कुछ नहीं होगा ना सर, उल्टा कहीं आपकी जान चली गई तो फिर कंपनी कौन संभालेगा। ये सुन वृषांत मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर तुम तो हो ही ना। जिस पर विशाल गुस्से से कहता है सर। ये सुन वृषांत उसे दिलासा देते हुए कहता है विशाल तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन विशाल कहाँ मानने वाला था, वो अब की बार गुस्से से कहता है वृषांत मैं ये नहीं होने दूंगा। जिसे सुन वृषांत को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विशाल उसे उसके नाम से सिर्फ तभी बुलाता था जब उसे वृषांत के लिए डर लगता था। ये देख वृषांत को काफी अच्छा लगा था।
तो वो उसे वापस दिलासा देते हुए कहता है, भाई आप परेशान मत हो, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। ये बोल वो रिंग के पास चला जाता है और रिंग में खड़े अनाउंसर से कहता है, मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ। जिसे सुन अनाउंसर तो वृषांत को देखते ही रह जाता है, क्योंकि वृषांत की उम्र नहीं थी ये सब करने की और ना ही उसका शरीर ऐसा दिख रहा था कि वो उस रिंग में 1 मिनट भी टिक पाए, और वो उस शैतान जैसे दिखने वाले आदमी को चैलेंज करने की बातें कर रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो अभी अभी वृषांत ने कहा था ये शो करने के लिए कि उसने जो सुना है वो सही है या नहीं। वो दोबारा पूछता है, क्या तुम श्योर हो जो तुमने अभी अभी कहा? जिस पर वृषांत कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ और मेरा पार्टनर ने बोली भी लगा दी है। ये सुन वो अनाउंसर बोली वाले काउंटर की तरफ देखता है जहाँ का बैठा आदमी भी उसे हैरान होकर देख रहा था, जिसे देख अब वो कुछ नहीं कर सकता था, तो उसे ना चाहते हुए भी ये फाइट तो करवानी थी। तो वो रिंग के बीचों बीच जाकर कहना शुरू करता है, तो मेरे प्यार दोस्तों इस बिस्ट को चैलेंज करने आ रहे हैं हमारे। ये बोल वो वृषांत से उसका नाम पूछते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वृषांत कहता है, बिस्ट किल। ये सुन वो अनाउंसर उसे एक हंसी के लुक से देखता है और सोचता है ये बच्चा 10 सेकंड भी नहीं टिकेगा रिंग में और खुद को बिस्ट किल बोल रहा है। लेकिन वृषांत को कहाँ इन सब से कोई फर्क पड़ने वाला था, वो तो आराम से रिंग में उतर जाता है। वहीं वो अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, तो हमारे बिस्ट को हराने आ रहे हैं बिस्ट किल। ये बोल वो वृषांत की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देख बाहर बैठे सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं। जहाँ कुछ को ये वृषांत के लिए अब सहानुभूति हो रही थी, तो कुछ लोग उससे काफी गुस्सा थे, क्योंकि वो लोग उसे घमंडी समझ रहे थे जिसे अपने ताकत का अंदाजा ही नहीं है। वही विशाल भी खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद उस पूरे रिंग में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। उनमें से कुछ लोग तो हंसते हुए बोल रहे थे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये बच्चा और बिस्ट किल। तो कुछ लोग तो वृषांत से कह रहे थे, बच्चे ये जगह तेरे जैसों के लिए नहीं, जा जाकर अपना होमवर्क कर और दूध पीकर सो जा। वहीं सामने खड़ा हसन, जिसे वहां लोग बिस्ट के नाम से जानते थे, उसे ये अपनी बेइज्जती लगी कि एक बच्चा उसे चैलेंज करने आ गया। ये देख वो वृषांत से कहता है, बच्चे तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये सुन वो हंसते हुए कहता है, ठीक है देखेंगे कौन किसी मारता है। ये बोल वो अपने कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं अब बाकी सब भी वृषांत का अंजाम देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। कुछ को तो खून देखना वहां शायद इतना पसंद था कि उन लोगों ने तो चिल्लाना भी शुरू कर दिया और सब गधों की तरह उस बेस्ट पर पैसे लगाने लग गए। अंत में वृषांत पर पैसे लगाने वाला सिर्फ विशाल ही था, जिसे देख सब उसका खूब मजाक उड़ा रहे थे। वहीं ये सब कान मार्क अपने कमरे में बैठा कैमरे की मदद से देख रहा था। उसे भी वृषांत कैसा क्यों कर रहा है समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने राइट में खड़े आदमी से बोला, सुनो जाकर पता करो ये बच्चा यहाँ क्यों आया। ये बोल ही रहा था कि ठीक उसी समय वृषांत ने उस कैमरे की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट दी, जिसे देख एक पल को तो मार्क भी हैरान रह गया। उसे ना चाहते हुए भी किसी की याद आ गई, तो वो भी उस फाइट को बैठकर आराम से देखने लगा। वही रिंग में फाइट एक बेल के साथ शुरू हुई, जिसमें उस बिस्ट ने तो बेल रिंग होते ही वृषांत पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे देख सब जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, इस उम्मीद में कि एक पंच लगते ही वृषांत नीचे गिर जाएगा, जिसके बाद उन्हें खून देखने को मिलेगा। लेकिन सबका चिल्ला धीरे धीरे कम तब होता गया जब 3 मिनट के राउंड में 2 मिनट तक को वो अपने आप को बेस्ट कहने वाला आदमी वृषांत को हाथ तक नहीं लगा पाया था, जिसे देख सब हैरान थे। वहीं अब कोई मुस्कुरा रहा था तो वो था विशाल। वहीं मार्क की तो हालत ही खराब हो रही थी, वो ना चाहते हुए भी इस लड़के को उस आदमी से कंपेयर करने लगा था, क्योंकि उसे याद था कि जब उसने उससे पहली बार फाइट की थी उसने भी उसके साथ यही किया था, और उसके बाद उसका क्या हुआ था उसे तो सोचकर आज भी मार्क की हवा टाइट हो जाती है। उधर 2 मिनट 20 सेकंड होते ही वृषांत अब अटैक करने लगता है और एक ही किक में वृषांत उस बेस्ट के चीन पर करता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है, जिसे देख उस रिंग में सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों में ये पहली बार था जब उस बिस्ट को किसी ने गिराया था। लेकिन अभी तो रुको, तमाशा तो अभी बाकी था। वृषांत ने उसे नीचे गिरने ही नहीं दिया और हवा में दोबारा उठाकर उस पर मुंह के बरसाने लगा, जिससे उस बिस्ट की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। वो मुश्किल से ही अपना बचाव कर पा रहा था और जैसे ही 2 मिनट 55 सेकेंड होते हैं वो उसे मारना छोड़ देता है और वो बिस्ट नीचे गिर जाता है, जिसके बाद काउंटडाउन शुरू होता है। लेकिन 5 सेकेंड बाद ही पहले राउंड की बेल रिंग हो जाती है, जिसे देख सबकी सांस में सांस आती है। वहीं वो अनाउंसर जो कुछ देर पहले वृषांत को वहां से जाने को कह रहा था, उसका तो मुंह देखने लायक था। उसे तो लग रहा था कि इस शैतान गली में दूसरा शैतान आ गया है। वहीं मार्क की तो ये देख हालत ही खराब हो गई थी। तभी उसका आदमी वहां आता है, जिसे देख मार्क तुरंत उससे पूछता है, हाँ क्या हुआ, क्या पता चला? जिस पर वो आदमी कहता है, जी मास्टर, दरअसल वो बच्चा आपसे ही मिलने आया था, लेकिन जैन ने उसे वहां से जाने को बोल दिया था, लेकिन वो बच्चा तो बहुत ही अडियल निकला। कहता है, ठीक है अब मैं नहीं जाऊंगा मार्क के पास, वो खुद आएगा मेरे पास। जिसे सुन मार्क के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है।
वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे कमीनो, ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी ना, अब तुम लोगों के चक्कर में बेचारा हसन पिट जाएगा, जल्दी से कार निकालो, हम उसके पास जा रहे हैं। ये बोल वो जल्दी से बाहर जाने लगता है और कार में बैठ वहां के लिए निकल जाता है और जाते वक्त यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक बच्चा है और सर की उम्र तो तभी इस बच्चे से ज्यादा थी, तो ये सर तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर इसके हाव भाव और एटीट्यूड तो बिल्कुल उनके जैसा ही है, ऐसा कैसे हो सकता है। दिमाग में चल रहे हजारों ख्यालों को झटक मार तेजी से रिंग की तरफ जाने लगता है। वही बेल के साथ दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार वृषांक शुरू से ही उस हसन पर मुके बरसाए जा रहा था। वो ना तो उसे नीचे गिरने दे रहा था और ना ही उसे रिंग को छूने दे रहा था, क्योंकि दोनों ही सूरतों में हसन बच जाता, क्योंकि काउंटडाउन होता और हसन उठता ही नहीं तो वृषांक उसे गिरने ही नहीं दे रहा था। जिसे देख जो लोग कुछ देर पहले वृषांक पर हंस रहे थे, अब उनकी हंसी तो बंद हो ही गई थी। वहीं अब उन्हें तो वृषांक उस हसन से भी ज्यादा डरावना लगने लगा था, क्योंकि इतनी बर्बरता तो हसन भी नहीं करता था। सबको अब हसन के लिए बुरा फील होने लगा था। वहीं हसन तो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने इस बच्चों को उकसाया और क्यों वो इस रिंग में फाइट के लिए आया। उधर विशाल की तो अलग ही हालत खराब थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने मासूम से दिखने वाले उसके सर इतने क्रूर भी हो सकते हैं और उन्हें इतनी अच्छी फाइटिंग आती है। वहीं अब तो हसन ने अपना बचाव भी करना बंद कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ईगो इंसान से कुछ भी करा सकता है, तब भी हसन हार नहीं मान रहा था, जिसे देख लोग उसे अब पागल समझ रहे थे। वहीं वृषांक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिस काम के लिए वो यहाँ आया था, जब तक वो काम हो नहीं जाता वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो हसन को दोबारा मारता उससे पहले वहां लोग एक साइड हटने लगे, जिसे देख वृषांक का पंच हवा में ही रुक गया और जब उसने उधर देखा तो उधर से और कोई नहीं बल्कि माँ की चला आ रहा था। जिसे देख वृषांक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो उस अनाउंसर की तरफ देखने लगा जिसने वृषांक का मजाक उड़ाते हुए वहां से जाने को कहा था। वहीं माँ की भी नज़र वृषांक पर गई, जिसे देख वो भी उसे देखता ही रहा। वहीं अब वृषांक का काम हो चुका था, तो उसने एक फाइनल पंच हसन को मारा और वो सीधा रिंग के बाहर, जिसके बाद वो उठने तक की हालत में नहीं रह गया था। वहीं उस पूरे एरिना में बिल्कुल शांति छा गई थी। सब लोग शांत हो गए थे, सब अभी कुछ देर पहले हुए सीन को पचाने की कोशिश ही कर रहे थे कि अरे ये क्या। जब 56 वृषांक की चालाकी। अब आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक और विशाल उस जमीन के मामले को निपटाने और उस लड़की को उन लोगों से बचाने के लिए उस शहर की सबसे खतरनाक गली में जाते हैं, जिसका नाम सुनते ही पुलिस वाले तक कांपने लग जाते हैं। वहां वो लोग वृषांक का अपमान कर देते हैं, जिसके बाद वृषांक रिंग में उतर जाता है ताकि वो मार्क को मजबूर कर दे, और उसके लिए वो हसन को मारना शुरू करता है, जिसे देख आखिरकार मार्क को एरिना में आना ही पड़ता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। अब आगे वृषांक हसन को एक फाइनल पंच मारकर नीचे गिरा देता है। उठने की हालत में तो वो पहले ही नहीं था, जिसके फलस्वरूप वो फाइट वृषांक जीत जाता है। माहौल काफी शांत था, क्योंकि वहां मार्क की एंट्री हो चुकी थी। मार्क वहां का बादशाह था, जिसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी थी, यहाँ तक कि उस एरिना को शुरू करने वाला भी मार्क ही था, जिसके बाद वो कभी कभी ही वहां नजर आता था, लेकिन आज उसके इस तरह अचानक आने से सब हैरान थे। लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। सब उस खौफनाक मंजर से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने जो देखा वो देखकर तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और दिल मुंह को आ गया। सब वृषांक की ओर हैरानी भरे नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो मार्क को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था, जिसे देख एक बार को तो मार्क खुद हैरान हो गया कि ये बच्चा मुझे चैलेंज कर रहा है। वहीं विशाल का तो और भी बुरा हाल था। वो अपने मन में कहता है, ये वृषांक क्या कर रहा है, हम यहाँ उससे बात करने आए थे, फाइटर लड़ने नहीं। अगर वो हार गया तो कहीं वो हमसे बात करने से ही इनकार ना कर दे। लेकिन एरिना का उसूल था, अगर कोई एरिना के फाइटर को कोई बाहर वाला चैलेंज करता है तो उसका मन हो या ना हो उसे वो फाइट लड़नी ही पड़ती थी। तो मार्क चाह कर मना नहीं कर सकता था, तो वो भी आगे बढ़ने लगा, जिसे देख एरिना में खुसफुसाहट तेज हो गई। लोग आपस में बातें करने लगे, अरे यार ये क्या हो रहा है, मार्क खुद फाइट करने आ रहे हैं, ये तो गजब हो गया, तूने कभी मार्क को फाइट करने हुए देखा है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, हाँ एक बार ये सौभाग्य मुझे मिला था, जापान के एक कन्फू मास्टर ने मार्क को चैलेंज किया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरे जापान में उसे कोई नहीं हरा पाया था। तो पहला बंदा पूछता है, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसने कहा उसके बाद उस कन्फू मास्टर की मार्क ने इतनी धुलाई की थी कि उस दिन के बाद से उसने कन्फू छोड़ दिया। जिसे सुन तीसरा बंदा कहता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक बार एक बहुत बड़े फाइटर यहाँ मार्क को चैलेंज करने आए थे। जिस पर दोनों ने पूछा फिर क्या हुआ, तो तीसरे बंदे ने बताया कि मैंने सुना है मार्क ने चारों को एक साथ लड़ने को कहा और मार्क ने उन चारों को रिंग के बाहर अपने पैरों तक से जाने नहीं दिया, सब के सब रेंगते हुए गए थे। ये सुन सब कहते हैं, और आज इस बच्चे ने हसन को मारकर अपने आप को बाहुबली समझ लिया और सीधा मार्क को ही चैलेंज कर दिया। शायद ये इस बच्चे का आज आखिरी दिन है। सारे के सारे लोग मार्क पर बोली लगाने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते बोली अब 1 का 50 हो गई थी, और इस बार भी वृषांक के लिए बोली लगाने वाला केवल विशाल ही था। उधर मार्क भी अब रिंग में आ चुका था। सब लोग शांत हो गए और रिंग की तरफ देखने लगे।
वही रिंग में मार्क भी विशांत को ही देख रहा था, उसे ना जाने क्यों लेकिन रह रहकर ये आभास हो रहा था कि ये उनके सर ही हैं। लेकिन मार्क इस तरफ से अपना ध्यान हटाकर विशांत से पूछता है, सुना है तुम मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन क्यों? जिस पर विशांत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पहले फाइट करें ताकि मुझे पता तो चल सके कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो काम तुम कर भी पाओगे या नहीं, या फिर अब तुम्हारी शरीर को कहीं जंग तो नहीं लग गया। ये सुन मार्क गुस्से में आ जाता है और दांत पीसते हुए कहता है, मेरे शरीर को जंग लगा है या नहीं ये तुम्हें बहुत जल्द ही पता लग जाएगा। जिस पर विशांत मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है देखते हैं। ये बोल दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। एरिना में पूरी तरह से शांति हो चुकी थी, सब टकटकी लगाए रिंग की तरफ ही देख रहे थे। कोई भी इस मैच के एक भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। वही बेल के साथ पहले राउंड की शुरुआत हुई। पहले 15 सेकंड तो दोनों ने ही कुछ नहीं किया, जिसे देख सब हैरान थे, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर तो सबने अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। दोनों ही एकदम से एक दूसरे पर अटैक कर दिया, जिसकी फोर्स इतना था कि रिंग पूरी तरह से काम सी गई, जिसका एहसास बाहर बैठे लोगों को भी हुआ। वहीं सब लोग विशांत की ताकत देख हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा आखिर मार्क जैसे आदमी का मुक्का सह गया। लेकिन आगे जो होने वाला था उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ने वाले थे। विशांत और मार्क दोनों ही एक दूसरे पर पंच बरसाए जा रहे थे। जहां विशांत मार्क को अपनी बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के मिक्सचर का पंच मार रहा था, वहीं मार्क भी उसे उसी के भाषा में जवाब दे रहा था। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। पहले राउंड के खत्म होने तक दोनों ने ही एक दूसरे पर बहुत से वार किया थे, लेकिन दोनों ने ही उसका जवाब दिया था, जिसके चलते दोनों ही काफी चोटिल हो गए थे। लेकिन कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं मार्क के हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। दरअसल पिछले जन्म में विशांत अपने फाइटिंग की प्रैक्टिस मार्क के साथ ही किया करता था, जिससे मार्क को विशांत का फाइटिंग स्टाइल पता था, जिसे देख मार्क एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या सच में ये सर ही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बच्चा है, क्या सर की आत्मा इस बच्चे में घुस गई है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? अब मार्क को कौन बताए कि जो वो सोच रहा है असल में तो वही हुआ है, लेकिन कौन ही इस बात पर विश्वास करेगा? वही दूसरा राउंड भी शुरू हो जाता है, जिसे देख बाहर बैठे लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये आखिर आज हो क्या रहा है? मार्क के साथ किसी फाइटर ने दूसरा राउंड शुरू कर दिया, जबकि अब तक के रिकॉर्ड में कोई भी फाइटर मार्क से लड़ने के बाद दूसरे राउंड तक नहीं गया था। वहीं ये बच्चा तो दूसरे राउंड में भी चला गया और अभी तक सही सलामत खड़ा भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं वो अनाउंसर तो अब डर के मारे खड़ा भी नहीं हो रहा था कि वो अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने इससे ज्यादा बदतमीजी नहीं की, वरना यहाँ खड़े बॉडीगार्ड भी मेरे बॉडी की रक्षा नहीं कर पाते इस बच्चे से। ये बच्चा तो सच में शैतान निकला। वहीं अब दूसरा राउंड भी खत्म हो चुका था। अब तक मार्क और विशांत दोनों की ही हालत खराब हो चुकी थी, दोनों के ही अंजर पंजर ढीले हो चुके थे। तो विशांत मुस्कुराते हुए मार्क से कहता है, बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी भी काफी काबिल हो, मैं तुमसे प्रभावित हुआ। जिस पर मार्क कहता है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अगले राउंड में मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू यहाँ से अपने पैरों पर चलकर भी नहीं जा पाएगा। जिस पर विशांत कहता कुछ नहीं, बस मुस्कुरा देता है। ये मुस्कुराहट देखकर तो मार्क और ज्यादा डर जाया है और अपने आप से कहता है, वही शैतानी मुस्कुराहट, ये कैसे हो सकता है? वो आगे कुछ सोच पाता कि तब तक तीसरे और आखिरी राउंड की शुरुआत जो जाती है, इसमें भी दोनों अपनी पूरी जान लगाकर फाइट कर रहे थे। वहीं बाहर बैठे लोगों का तो आज पूरा पैसा वसूल हो गया था यहाँ आने का। उन्हें तो अब अपने पैसों तक की नहीं पड़ी थी, क्योंकि आज उन्होंने जो देखा था उसे वो अपने मरते दम तक नहीं भूलने वाले थे। आज इस जगह के बादशाह का भी बाप आया था। उधर रिंग में विशांत अब इस फाइट को खत्म करना चाहता था, तो उसने जानबूझकर अपने आप को मार्क को चोक स्लैम देने दिया, जिसे देख मार्क भी समझ गया कि ये उसने जानबूझकर किया है। वहीं ये देख सबकी सांसें तक थम गई थी कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी देर में सबको लगने लगा था कि ये फाइट तो वो बच्चा ही जीतेगा। लेकिन ये क्या हुआ? उधर विशांत भी मार्क को एक शैतानी मुस्कुराहट देता है, जिसे देख मार्क कुछ समझ पाता तब तक विशांत उसे 3 बार टैप कर देता है, जिसके बाद फाइट तुरंत रोक दी जाती है और मार्क जीत जाता है। वहीं एरिना के बाहर एक हिस्सा जो मार्क से जीतने से काफी खुश था, वहीं एक हिस्सा काफी उदास भी, क्योंकि उन्हें सच में लगा था कि ये बच्चा ही फाइट जीतेगा। वहीं मार्क को ये जीत भीख में मिली थी, जिसे पाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन ये चीज वो सबको दिखाता नहीं। वहीं विशांत जो करने आया था वो उसने कर दिया था, तो वो मार्क के पास आकर कहता है, ये सब खत्म होने के बाद मिलते हैं। ये बोल वो रिंग से बाहर चला गया, जिसे जाते हुए मार्क बस देखता ही रह गया। उधर विशाल भी समझ गया था कि विशांत ने ये फाइट जानबूझकर हारी है, जिसे वो समझ गया था, तो वो भी मुस्कुरा देता है। तब तक विशांत उसके पास आ गया था और आते ही मजाक करते हुए पूछता है, तो आज कितनी कमाई की? जिस पर विशाल भी मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छी, मैं क्या सोच रहा हूँ, अब से मुझे जब भी पैसों की जरूरत हुआ करेगी मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ जाया करूंगा। जिसे सुन विशांत हंस देता है और दोनों मार्क के बुलावे का इंतजार करने लगते हैं। मार्क से बातचीत
अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशाल और वृषान के एक डील के चलते उस शहर की सबसे खतरनाक गली शैतान गली आए थे, जहां वो मार्क से मिलने चाहते थे लेकिन उसके आदमियों ने उसे मिलने नहीं दिया, जिस पर उसने उसकी के एरिना में उसके ही आदमी को हराया और न सिर्फ हराया बल्कि मार्क के भी चैलेंज कर दिया, लेकिन अपने प्लान के चलते अंत में हार गया। जिसे देख मार्क हैरान था, वही वृषांक उसे बाद में मिलने का कह रिंग के बाहर चला आया। अब आगे विशाल और वृषांक कैरिना से बाहर आ चुके थे। वृषांक की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी तो उसने पास ही के मेडिकल से कुछ बैंडेज लिए और अपने आप को सही करने लगा। जिसे देख विशाल कहता है, लाइए सर मैं लगा देता हूँ। जिस विशाल उससे दवाई लेकर खुद ही लगाने लगता है। विशाल वृषांक को दवा बहुत गुस्से से लगा रहा था, जिसे देख वृषांक समझ जाता है कि वो अभी भी गुस्सा है, तो वो दर्द का नाटक करते हुए कराहने लगते हैं और करते हुए कहता है, विशाल मुझे लग रहा है तुम कैसे दवाई लगा रहे हो। जिस पर विशाल तंज मारने हुए कहता है, अच्छा अभी दर्द हो रहा है और वहाँ रिंग में दर्द नहीं हो रहा था। मैंने मना किया था ना कि हीरो मत बनना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपने ही मन की करनी होती है। देखो कितनी चोट लगा ली तुमने। विशाल वृषांक को एक बड़े भाई तरह डांटे जा रहा था, जिसे देख वृषांक को काफी सुकून मिल रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा और सेफ फील होता है जब आपके सिर पर किसी बड़े का साया रहता है। ये सब याद कर वृषांक के मुंह पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देख विशाल और चीर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें जोक नहीं सुना रहा हूँ जो हंस रहे हो। विशाल इसे आगे कुछ कहता, वृषांक ने उसे आगे बढ़कर गले लगा लिया, जिसे देख वो चुप हो गया। वही वृषांक उसे गले लगाए हुए कहता है, विशाल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें मेरी फिक्र है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। ये सुन विशाल को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी वृषांक को कसके गले लगा लेता है। ये देखने में कुछ अलग लग रहा था। वहां से गुजरते हुए एक बूढ़े अंकल ने उन्हें देखकर अपना मुंह फेर लिया और जाते जाते कहते कहे, हे भगवान आजकल जमाना बहुत खराब है, धारा 377 का हटी, ये लोग तो खुलेआम ही शुरू हो गए। ये बोल वो वहां से निकल जाते हैं। वहीं ये बात जब विशाल और वृषांक के कानों में पड़ती है तो दोनों को होश आता है कि वो लोग कुछ गलत पोजीशन में खड़े हैं, जिसे समझते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आसपास नजर डालने लगते हैं तो पाते हैं सब उन्हें ही घुरे जा रहे थे। ये देख उन्हें अजीब लगा, फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर की चुप्पी के बाद दोनों जोर से हंस दिए। फाइट को 1 घंटा बीत चुका था। एरिना लगभग खाली हो चुका था, क्योंकि उन दोनों की फाइट के बाद ना ही कोई फाइटर रिंग में आना चाह रहा था और ना ही कोई उन्हें चैलेंज करना चाहता था। सब धीरे धीरे वहां से निकलने लगे, लेकिन मार्क ने उन्हें नहीं बुलाया था। वही बाहर खड़े विशाल और वृषांक मोमोज खा रहे थे तो वृषांक ने पूछा, विशाल क्या लगता है मार्क हमें बुलाएगा? जिस पर विशाल खाते हुए कहता है, उन्हें हमें बुलाना तो चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें क्लियरली बता दिया था कि हम मिलने तो उन्हीं से आए हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे जब मार्क का राइट हैंड आकर उन दोनों के पास खड़ा होता है और बड़ी इज्जत से कहता है, मास्टर आप लोगों को बुला रहे हैं, प्लीज इस तरफ चलिए। वो उन दोनों से काफी इज्जत से बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता था सामने खड़ा ये मासूम सा दिखने वाला लड़का उसे एक चुटकी में खत्म कर सकता है। वो उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता था। दोनों आराम से मार्क के प्राइवेट कमरे में गए, जहाँ वो अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा था और वृषांक का इंतजार कर रहा था। वृषांक के आते ही वहां बैठे सब थोड़ा डर गए, क्योंकि ये आदमी उनके मास्टर से कुछ कम डरावना नहीं था। वही वृषांक को तो जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आकर बड़े आराम से सामने लगे सोफे पर बैठ गया। अब मार्क और वृषांक दोनों एक दूसरे को घुरे जा रहे थे। कोई किसी से कम नहीं होना चाहता था, तो मार्क ने ही बात शुरू करते हुए कुछ कहता, उससे पहले वृषांक ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जिस पर मार्क ने सबको देखा, उसका इशारा समझ सब के सब बाहर निकल गए, लेकिन विशाल नहीं गया। तो मार्क पूछता है, ये बाहर नहीं जाएगा? जिस पर वृषांक कहता है, नहीं, असल में तो इसका का सारा काम है। जिसे सुन मार्क कहता है, तो बताओ क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? जिस पर वृषांक कहता है, ठीक है बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने VRS कंपनी क्यों छोड़ी? ये सुन मार्क काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले वहां काम करता था? जिस पर वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है, ये कैसे बच्चों जैसा सवाल है? अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं तो बिना तुम्हारी पिछली जानकारी लिए थोड़ी आ जाऊंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, वो भी जो तुम दुनिया तो बताते हो, और वो भी जिसे तुमने सबसे छिपा रखा है। ये सुन मार्क हैरान रह जाता है। अब उसे भी इस लड़के से थोड़ा डर लगने लगा था। तो मार्क कहता है, मैं VRS कंपनी के लिए काम नहीं करता था, मैं सिर्फ वृषांक राजशेखर के लिए काम करता था, क्योंकि उसने मेरी इज्जत कमाई थी। लेकिन उसके जाने के बाद मैं उस बेवकूफ़ समीर की गुलामी नहीं कर सकता था और ना ही उस चालबाज औरत निशा की तलवे चाट सकता था, इसलिए मैंने वो कंपनी छोड़ दी। मुझे तो वो औरत पहले से ही नहीं पसंद थी। पता नहीं सर ने उसमें क्या देखा था जो उसे पसंद कर लिया। वो तो उनके टाइप की बिल्कुल नहीं थी, और मुझे तो ये भी शक है कि ये सुन वृषांक पूछता है, क्या शक है तुम्हें? जिस पर मार्क कहता है, मुझे शक है कि सर का एक्सीडेंट कोई आम नहीं था, बल्कि सोची समझी चाल थी, और मुझे लगता है ये काम उस समीर, निशा और उसके कमीने बाप राकेश की ही चाल थी।
ये सुन वृषांक अपने मन में कहता है, मेरे आसपास की किसी को भी निशा पसंद नहीं थी, मेरे ही आंखों में प्यार की पट्टी बंधी थी जो मैं उसका असली रंग नहीं देख पाया, जबकि सबको यही शक है कि मेरा कत्ल हुआ था। फिर मार्क अपनी बातें छोड़ते हुए पूछता है, खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो वृषांक कहता है, देखो मार्क, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम वही काम मेरे लिए करो जो तुम वृषांक राजशेखर के लिए करते थे। ये सुन मार्क हैरानी से वृषांक को देखता ही रह जाता है। कुछ देर देखने के बाद वो एक तंज भरी हंसी हंसते हुए पूछता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा है कि मैं मान जाऊंगा। जिस पर वृषांक भी मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा है। ये सुन मार्क उसे देखने लगता है तो वृषांक आगे कहता है, मुझे पता है यहाँ से तुम्हें पैसा तो मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे जरूरी है इज्जत, वो नहीं मिल रही है। ये सुन मार्क ज्यादा हैरान नहीं होता। वही वृषांक आगे कहता है, मुझे पता है तुम्हें पैसे भले कम मिले लेकिन इज्जत फुल चाहिए। तुम्हें भी पता है कि यहाँ के लोग भले ही तुम्हारे सामने तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें शैतान और भी ना जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। और मुझे ये भी पता है कि VRS से निकलते के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लोग तुमसे डर कर तुमसे दूर भागते थे, कोई तुम्हें काम देने को तैयार नहीं था। उन दिनों तुम्हारी वाइफ रूबी, वो भी प्रेग्नेंट थी और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोई तुम्हें काम देने को तैयार नहीं थी। तब तुमने यहाँ कदम रखा जिससे तुम्हें पैसे तो मिले, लेकिन तुम यहाँ के नए शैतान बन गए। ये सुन मार्क कुछ रह जाता है, क्योंकि वृषांक की कही एक एक बात सही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद मार्क पूछता है, मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए काम। जिस पर वृषांक कहता है, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो तुम्हें दो चीजें मिलेंगी। पहली, मैं तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी कंपनी खोल दूंगा जिससे तुम अपने साथियों को उसमें काम दे सकते हो, जिससे तुम सब एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगोगे और साथ ही पैसे भी आएंगे। और दूसरी ये कि मुझे पता है तुम इस जगह को सुधारना चाहते हो, क्योंकि यही वो जगह है जिसने तुम्हें तब मदद करी जब तुम्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। को अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं इस फाइटिंग क्लब को तुम्हारे लिए लीगल करवा दूंगा, जिसके बाद कई मार्शल आर्ट अकेडमी खुलेगी जहां लोग प्रशिक्षण लेने आएंगे, और ये जगह भी सही हो जाएगी। तो बोलो, करोगे मेरे लिए काम। ये सुन मार्क पूछता है, तुम्हें सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत, तुम तो वैसे ही काफ़ी अच्छे फाइटर हो। जिस पर वृषांक कहता है, मुझे सिक्योरिटी अपने लिए नहीं बल्कि इसके लिए चाहिए। ये बोल वो विशाल की तरफ इशारा कर देता है। ये देख विशाल और मार्क दोनों ही उसे देखने लगते हैं, लेकिन वृषांक वहीं नहीं रुकता, उससे पूछता है, तुमने RP कंपनी के बारे में सुना है। जिस पर मार्क कहता है, हाँ सुना है, आजकल वो कंपनी अखबारों में छाई हुई है। जिस पर वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है, दरअसल वो मेरी ही कंपनी है। ये सुन मार्क के पैरों तले जो जमीन ही खिसक जाती है। वो एकटक वृषांक को देखने लगता है और सोचने लगता है, इसकी उम्र अभी लगभग 21-22 साल की होगी और ये तेज है, इस हिसाब से तो ये काफी आगे जाएगा। वहीं वृषांक उसे सारी बात बता देता है जो कुछ भी विशाल ने उसे बताया था, जिसे सुन मार्क गुस्से में आ जाता है और गुस्से से कहता है, उस राकेश की इतनी मजाल कि ये सब करने लगा, और ये शंभू, इसकी इतनी हिम्मत। ये सुन वृषांक कहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, क्योंकि भले ही तुमने उस दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ तुम्हारा काफी डर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम साथ मिलकर राकेश की धज्जियां उड़ा दें। ये सुन मार्क शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता, जिसे देख वृषांक समझ जाता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये देख वृषांक कहता है, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोच सकते हो और कल सुबह तक अपना जवाब दे सकते हो। ये बोल वो अपना कार्ड मार्क को देता है और कहता है, ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो इस पते पर आ जाना कल 10 बजे। ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं मार्क ने जब कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो हैरान हो गया और हैरानी से उसे देखने लगा और अपने मन में कहने लगा, इसका मतलब ये सर ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं वृषांक भी समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है, तो वृषांक कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वहीं मार्क उसे बस जाते हुए देखते रह जाता है। जब 58 बढ़ती नजदीकियां। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक और विशाल मार्क को अपने साथ शामिल करने शैतान गली जाते हैं, जहां वृषांक और मार्क के बीच कांटे की टक्कर होती है, जहां वृषांक अंत में जानबूझकर हार जाता है। जिसके बाद मार्क उसे बात करने के लिए बुलाता है, जहां वृषांक मार्क को उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए कहता है, जिसे सुन मार्क सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है। अब आगे मार्क वृषांक का नाम सुनने के बाद तो और ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, वही स्टाइल, वही एटीट्यूड, सब कुछ सर के जैसा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो केवल एक 21-22 साल का बच्चा है। जिस पर वृषांक भी मार्क को देख समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है, तो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यकीन मानो मैं वो नहीं हूँ जिसे सुन समझ रहे हो। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, चलता हूँ। ये बोल वृषांक विशाल को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं मार्क उसे बस जाते हुए देखता रह जाता है और सोचता है, शायद वो सही कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी ना क्या क्या सोचने लगता हूँ।
ये बोल वो वृषांक के ऑफर के बारे में सोचने लगता है। वही कार में विशाल वृषांक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वृषांक मानेगा, जिस पर वृषांक कहता है वो जरूर मान जाएगा, मेरा दिल कहता है वो मान जाएगा। जिस पर विशाल कहता है और अगर नहीं माना तो, जिस पर वृषांक कुछ सोचते हुए कहता है तो फिर उस शंभू दादा को हम लोग देखेंगे। ये बोल वो कार चलाने लगता है। वही रात के 2 बज चुके थे लेकिन वृषांक अभी तक घर नहीं आया था। ये देख भाव्या काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और घड़ी देखते हुए अपने आप से कहती है रात के 2 बज रहे हैं, वृषांक अभी तक घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ रह गया। उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है भगवान उसकी रक्षा करना। ये बोल वो वापस से चहलकदमी करने लग जाती है। वही वृषांक कुछ ही देर में अपने घर से सामने खड़ा था जहां विशाल उसे कल ऑफिस आने का बोल चला जाता है। तो वृषांक अंदर जाता है। उसे लग रहा था कि अब तक तो सब सो ही चुके होंगे, इसलिए उसने कोई सावधानी नहीं रखी और आराम से अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भाव्या अभी तक उसका इंतजार कर रही है। वृषांक की आहट पाते ही भाव्या ने हॉल की लाइट जला दी, जिसे देख वृषांक एक पल के लिए चौंक गया। वही भाव्या वृषांक को देख उसके दिल को राहत मिली। वो वृषांक से पूछते हुए उसके करीब बढ़ने लगी कि अरे तुम आ गए, कितनी देर कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वही वृषांक भाव्या को जगह देख उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा लेकिन जल्दी ही उसे ये एहसास हो गया कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, क्योंकि उसके घाव भाव्या को साफ नजर आ जाएंगे, जिसे देख ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी। जिसके बाद वो अपने चोटों को बहुत छिपाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। भाव्या वृषांक के घाव देख ही लेती है और जल्दी उसके पास जाती है और उससे कहती है वृषांक तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, इधर दिखाओ। जिस पर वृषांक अपना चेहरा छिपाते हुए कहता है नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस मामूली सी खरोंच है, बस और कुछ नहीं। वैसे तुम अभी तक क्यों जग रही है, रात काफी हो गई है, जाकर सो जाओ। ये बोल वो वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन भाव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे दिखाओ। ये बोल वो वृषांक को अपनी तरफ कर लेती है और जो देखती है उसके बाद उसका दिल धक से होकर रह जाता है, क्योंकि जिन चोटों को वृषांक मामूली बता रहा था वो काफी गहरी थी। ये देख भाव्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वृषांक का चेहरा पकड़ उससे पूछने लगती है विशी क्या है ये और कैसे हुआ ये सब, तुम्हें मारा है किसी ने। ये बोलते हुए उसके आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, जिसे देख वृषांक कहता है भाव्या कुछ नहीं हुआ है मुझे, ये बस मामूली सी चोटें हैं, कल तक सही हो जाएंगी। लेकिन भाव्या कहाँ चुप होने वाली थी। वो रोते हुए पूछती है बताओ विशी किसने मारा है तुम्हें और तुम इसे छोटी सी चोट कह रहे हो। वृषांक भाव्या के इस तरह करने से थोड़ा चीर गया था तो वो थोड़ी तेज आवाज में बोल पड़ता है भाव्या ये बस छोटी सी चोट है, तुम प्लीज ओवर रिएक्ट करने बंद करोगी। वृषांक की तेज आवाज सुन भाव्या डर जाती है। वहीं ये बोल वृषांक वहां से जाने लगता है। डरे रहने के बावजूद भाव्या वृषांक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं दवाई लगा देती हूँ, इस पर तुम यहीं बैठ जाओ। ये बात भाव्या ने बिना वृषांक को देखे बोली थी, जिस पर वृषांक भी मना नहीं कर पाता है। हॉल की उसने दवाई लगा ली थी लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाया। वही भाव्या मेडिकल किट लाकर उसे दवाई लगाने लगी, जिसे वृषांक देख रहा था। वही भाव्या वृषांक को बिना देखे बस घाव पर दवाई ही लगा रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये देख वृषांक एक गहरी सांस लेता है और अपने आप को शांत करता है। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो बेवजह ही भाव्या पर चिल्ला गया था, जिसे सोच वो भाव्या की तरफ देख कहता है भाव्या आई एम सॉरी। वो वृषांक इतना ही बोल पाया था कि भाव्या वृषांक के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख वृषांक एक पल को तो डर ही गया और वो भाव्या को अपनी बाहों में लेते हुए पूछता है भाव्या क्या हुआ, देखो मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, ना मानता हूँ, मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। जिस पर भाव्या अपना सिर उसके बाहों से निकालते हुए कहती है नहीं वृषांक मुझे माफ कर दो, मैं ही शायद ज्यादा रिएक्ट कर गई, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, तुम्हारे ऊपर एक भी खरोंच देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितना दर्द होता है, लगता है मेरी जान ही निकल गई हो। ये सुन वृषांक मुस्कुराने लगता है और सोचता है कितनी फिक्र है इसे मेरी और एक मैं था इस पर बेवजह ही चिल्ला गया। ये सोच वो भाव्या को और टाइट हक करते हुए कहता है कोई बात नहीं भाव्या, मैं समझ सकता हूँ एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम पर इस तरह चिल्लाया। ये बोल वो भाव्या को गले लगाए रहता है। दोनों को ही एक दूसरे की बाहों में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद भाव्या वृषांक से अलग होते हुए कहती है अच्छा चलो अब बहुत हो गई बातें, मुझे दवाई लगाने दो और ये बताओ तुम्हें ये चोट लगी कैसे। जिस पर वृषांक झूठ बोलते हुए कहता है वो दरअसल मैं जब मालिक के पास पहुंचा तो देख कुछ गुंडे उन्हें धमका रहे हैं और मार भी रहे हैं, ये देख मैंने उनकी मदद करनी चाहिए और उन गुंडों से भीड़ गया, बस उसी में थोड़ी लग गई। ये सुन भाव्या कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, तुम पुलिस को कॉल कर देते, वो आकर सब संभाल लेती। ये सुन वृषांक कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि अब वो क्या बताए कि वो कहाँ से और किससे लड़कर आ रहा है। वही वृषांक को शांत देख भाव्या उसके उस हाथ पर किस कर देती है जिस पर उसे चोट लगी थी।
जिसका एहसास होते हुए वृषांत के शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। एक खुशी की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वो हैरानी से भाव्या को देखने लगता है। उसे अपनी तरफ देखता पाकर भाव्या मुस्कुराते हुए कहने लगती है, बचपन में मुझे जब भी चोट लगती थी तो माँ हमेशा मेरे घाव पर किस करके बोलती थी, इससे घाव जल्दी ठीक हो जाता है। जिसे सुन वृषांत शरार भरी मुस्कान लिए कहता है, इस तरह तो मुझे कई जगह चोटें लगी है, तो क्या तुम उन पर भी किस कर सकते हो ताकि वो जल्दी ही सही हो जाएं। ये सुन भाव्या समझ जाती है कि वो उसे छेड़ रहा है, तो वो उसे आंखें दिखाने लगती है। जिसे देख वो कहता है, अच्छा सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। वृषांत का डरा हुआ चेहरा देख भाव्या मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती और उसके हर चोट पर किस करने लगती है। पहले उसके बाइसेप्स पर, फिर उसके शोल्डर पर, फिर उसके नेक पर। वही भाव्या का ऐसा करना वृषांत के खुद पर कंट्रोल को टेस्ट कर रहा था, जिसे वो अपनी आंखें बंद करके कंट्रोल कर रहा था। वही भाव्या थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार उस जगह वृषांत को किस किए जा रही थी जहां उसे चोट लगी थी, उसकी चीकस पर, उसके आंखों पर, उसके फोरहेड पर, जिसे एहसास कर वृषांत खुद पर से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अब सिर्फ एक जगह रह गई थी और वो थी वृषांत के होठों के पास की चोट, जिसे देख भाव्या अपने आप ही शर्मा गई। वही वृषांत अपनी आंखें खोल भाव्या को देखता है, मानो पूछ रहा हो, क्या हुआ, अब नहीं करना किस। जिस पर भाव्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो धीरे धीरे वृषांत के होठों के करीब बढ़ने लगी, जिसे देख वृषांत की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। भाव्या को इतना करीब देखकर उसका मन बगावत पर उतर रहा था। वो दोनों अब एकदम करीब आ चुके थे, इतना कि उनकी सांसें तक एक दूसरे से टकरा रही थी। जिसे देख वृषांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही भाव्या उसके बिल्कुल पास जाकर उसे देखने लगी और वहां से हटकर उसके कान के करीब जाकर धीरे से बोली, गुड नाइट। ये बोल वो अपने चेहरे को दूर कर ली। वही वृषांत ये सुन अपनी आंखें तुरंत खोल देता है और देखता है सामने भाव्या उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में देख रही थी। वही वृषांत तो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। जिसे देख भाव्या मुस्कुरा देती है और पीछे मुड़ वहां से जाने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये प्रैंक उसे ही भारी पड़ जाएगा। भाव्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही वृषांत ने उसे कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लेता है, जिससे अब की बार भाव्या की धड़कन तेज हो जाती है। तो वृषांत उससे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, जो काम अधूरा छोड़कर जा रही हो उसे अब मैं पूरा करूंगा। ये सुन भाव्या कुछ बोल पाती तब तक वृषांत ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे, जिसे एहसास कर भाव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो भी वृषांत के गले में बांधे डाल उसे किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। उस किस में दुनिया जहां का प्यार, दोनों ही एक दूसरे को फिल करवाना चाहते थे। ये किस काफी लंबी चली। जब भाव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर वृषांत ने उसे छोड़ा और उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगे। दोनों ही अभी भी उस किस की खुमारी में थे कि तभी भाव्या को अचानक अपने स्थिति का आभास हुआ कि वो ये क्या कर गई। ये याद आते ही उसने वृषांत के सिर पर अपने सिर से मारकर वहां से भाग गई, जिसे वृषांत अपने सिर को सहलाते हुए देखता रहा और उसे इस तरह भागते देख मुस्कुरा दिया और अपने आप से कहा, ये छोटी शैतान हमेशा ऐसी सिचुएशन में भाग जाती है, लेकिन मुझे तो इसकी ये हरकत भी क्यूट लगती है। ये बोलते हुए वृषांत भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।